फैसला लाल चौक पर ही हो जाएगा। देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। दोस्तों, ये शब्द थे नरेंद्र मोदी के, जब उन्होंने 1992 में अपने भाषण के जरिए अपनी हिम्मत और इरादे के बारे में आतंकवादियों को बताते हुए ये साफ किया था कि आतंकवादियों की धमकियों से एक सच्चा भारतीय नहीं डरने वाला। आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर, जिन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराने का ऐलान किया था, उनके साथ मोदी सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता लाल चौक पर गए और भारत का झंडा फहराया। दोस्तों, उस वक्त बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी कार्यरत थे, लेकिन उस भाषण की कुछ पंक्तियों ने ही उस वक्त ही ये साफ कर दिया था कि नरेंद्र मोदी का सफर यहीं नहीं थमने वाला। वो आगे चलकर कई ऐसे बड़े काम करेंगे जिससे कि इतिहास उन्हें हमेशा के लिए याद रखेगा। दोस्तों, जाहिर है आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी की कुछ अनसुनी बातों के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद के लिए चुने गए और मौजूदा समय में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ऐसी उम्मीद भी है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के यहां तक का सफर इतना सरल व आसान नहीं रहा है जितना लोगों को ऊपर से लगता है। तो किस तरह से नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े, कैसे उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, मोदी जी किससे प्रभावित हुए और उनके गुरु कौन थे, कैसे मोदी जी हिमालय गए और कैसे वहां से उनकी वापसी हुई, ये सब हम आज की इस खास वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मोदी जी के बचपन के बारे में जानते हैं। मोदी जी का बचपन दोस्तों 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में मोदी जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, जो वडनगर रेलवे स्टेशन पर ही चाय बेचा करते थे। इनकी माता हीराबेन मोदी एक गृहिणी थी। बता दें कि मोदी जी 6 भाई बहन थे और मोदी जी के जानने वालों के अनुसार बचपन में ये अपने पिता के काम में हाथ बटाया करते थे, यानी कि वडनगर रेलवे स्टेशन पर ही मोदी जी भी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। कई बार मोदी जी ने खुद भी इसका जिक्र किया है कि वो ट्रेन में चाय बेचा करते थे। बात करें अगर इनके शिक्षा की, तो दोस्तों मोदी जी पढ़ाई में एक औसत दर्जे के छात्र थे। हालांकि इन्हें इतिहास पढ़ने में काफी मजा आता था। ये बचपन में इतिहास से जुड़ी किताबें और पुराने अखबारों को पढ़ा करते थे। दोस्तों, जब मोदी जी 8 वर्ष के थे तब वो अपने हिंदी के शिक्षक चंद्रकांत दवे से काफी प्रभावित हुए थे। उनसे ही प्रभावित होकर वो आरएसएस जाने लगे। बता दें कि उस आयु में ही वो स्वामी विवेकानंद जी से भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़नी भी शुरू कर दी थी। आरएसएस में जाने के दौरान उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से भी हुई और उनसे भी मोदी जी काफी प्रभावित हुए थे। इनामदार से तो वो इतने प्रभावित हुए थे कि वो उनके लिए झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे थे। दोस्तों, 1962 में जब भारत चीन युद्ध में भारत की हार हुई थी, तो उस वक्त मोदी जी की आयु 12 वर्ष थी और वो भारत की हार से काफी टूट गए थे। हालांकि कि उससे उभरने के बाद देश के प्रति उनका प्यार और जुनून और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो अक्सर स्टेशन पर चाय बेचने के दौरान सैनिकों से भरी ट्रेन में सैनिकों को चाय पानी तथा खाना आदि पहुंचने का काम सच्ची निष्ठा से किया करते थे। संन्यास की राह पर मोदी। दोस्तों, 17 वर्ष की आयु में ही मोदी जी के मन में संन्यास लेने की भावना जागृत हो चुकी थी। वो 1967 में स्वामी विवेकानंद की शिक्षा लेने दीक्षा मठ पहुंच गए थे, लेकिन कम आयु होने के कारण उन्हें दीक्षा नहीं दी गई। दरअसल दीक्षा लेने के लिए रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनना और ग्रेजुएट होना अनिवार्य था। हालांकि यहां दीक्षा न मिलने के बाद भी मोदी जी नहीं रुके। उन्होंने यहां से आगे की यात्रा शुरू की और अध्यात्म की खोज में वो हिमालय पहुंच गए। बता दें कि कई वर्षों तक वो हिमालय के क्षेत्र में ही रहे और साधना की, लेकिन वहां एक ऐसा वाकया हुआ जिससे कि न सिर्फ मोदी जी की बल्कि भारत की तकदीर भी बदलने वाली थी। जी हां दोस्तों, हिमालय में साधना के दौरान वहां उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। मोदी जी ने उन्हें साधु के सानिध्य में तपस्या की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब साधु ने मोदी जी को ये समझाया कि तपस्या और अध्यात्म की राह पर चलते हुए
तुम एक अच्छे तपस्वी या आर्षि तो बन जाओगे, लेकिन वास्तव में नियति तुमसे कुछ और ही मांग रही है। जी हाँ दोस्तों, साधु ने उन्हें ये कहा कि तुम्हें वापस से सांसारिक जीवन में जाना होगा जहां तुम्हारी जरूरत है। यहां रहकर भले ही तुम एक आर्षि बन जाओगे, लेकिन वहां जाकर तुम राजर्षि कहलाओगे। दोस्तों, साधु की उन बातों पर अमल करके मोदी जी ने वापस से सांसारिक जीवन में आने का फैसला किया और इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान, राजकोट होते हुए वडनगर तक का सफर तय करके समाप्त किया। उन्होंने सांसारिक जीवन में वापसी करते ही आरएसएस ज्वाइन की और तब के तत्कालीन सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों का विरोध कार्य शुरू किया। दोस्तों, दरअसल उस वक्त इंदिरा सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया था। कैसे हुई मोदी जी की राजनीति में आधिकारिक एंट्री? दोस्तों, हिमालय से लौटने के बाद आरएसएस से जुड़ने के साथ ही मोदी जी बीजेपी में पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ गए, लेकिन वास्तव में बीजेपी में इनकी अधिकारी एंट्री 1985 में हुई और उसके बाद आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में उनकी भूमिका ने इन्हें पहचान दिलाई। जी हां दोस्तों, दरअसल ये रथ यात्रा जब बिहार से गुजर रही थी, तब बिहार की तत्कालीन सरकार यानी कि लालू सरकार ने इस रथ यात्रा को रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें की, लेकिन हर मोर्चे पर आडवाणी जी के आगे मोदी जी सीना ताने खड़े रहे। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना भी घटित हुई थी जिसके बाद मोदी जी ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो दोबारा अयोध्या तभी आएंगे जब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज 2024 में राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और मोदी जी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो चुकी है। बता दें कि 1995 में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे। 1995 के बाद भी बीजेपी ही सत्ता में आई और केशुभाई ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन केशुभाई की तबीयत अचानक से 2001 में बिगड़ गई, जिस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को ये कहा कि गुजरात को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी जी पिता तुल्य मानते थे और यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें जो भी कहते थे वो झट से उस काम में लग जाते थे। इस बार भी यही हुआ। मोदी जी तुरंत ही गुजरात पहुंच गए, लेकिन उन्हें गुजरात पहुंचकर ये पता चला कि असल में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें ये क्यों कहा था कि गुजरात को उनकी जरूरत है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी वास्तव में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो इस तरह से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और लगातार 4 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर ही रहे और गुजरात की सच्ची सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहे। मोदी जी के कार्यकाल में ही गुजरात का कायाकल्प हुआ और आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर ऐसा था। आइए अब हम लाल चौक की घटना के बारे में भी जान लें। लाल चौक पर भारत के लाल की दहाड़। 1992 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर ने यह ऐलान कर दिया था कि लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर में पनाह लिए आतंकवादी बौखला उठे थे। उन्होंने जगह जगह ये पोस्टर लगवा दिए कि जिसने भी अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक आए और भारत का तिरंगा फहराकर दिखाएं। दोस्तों, आतंकवादियों की इन धमकियों ने मोदी जी के अंदर एक अलग ही आग पैदा की। बता दें कि 24 जनवरी 1992 के दिन ही मोदी जी ने अपने भाषण में आतंकवादियों को अपना इरादा बताते हुए ये कहा कि 26 जनवरी आने में अभी पूरे 2 दिन बाकी है, फैसला लाल चौक पर ही हो जाएगा, किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। दोस्तों, ठीक 26 जनवरी के दिन मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कुछ कार्यकर्ता लाल चौक पर पहुंचे। 17 मिनटों तक वहां झंडा फहराने का कार्यक्रम चला, जिसे देख आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए। हालांकि इस कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश भी की गई। जी हां दोस्तों, जहां पर झंडा फहराने का कार्यक्रम चल रहा था उससे कुछ ही दूरी पर आतंकवादियों द्वारा एक रॉकेट दागी गई और कुछ गोलियां भी चलाई गई थीं, लेकिन देशभक्ति से ओत-प्रोत मुरली मनोहर और मोदी जी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के हौसले नहीं डिगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की इस वीडियो के जरिए ये जाना कि कैसे मोदी जी का सफर शुरू हुआ और कैसे वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। फिलहाल आज की खास वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।